किरचॉफ का जो करंट का नियम है इसे जंक्शन नियम भी कहा जाता है या इसे जंक्शन लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, अब यदि इसको जंक्शन लॉ कहा जाता है तो जंक्शन लॉ क्यों कहते हैं, संधि नियम क्यों कहा जाता है? इसके नियम में यदि आप आकर देखें तो नियम ये कहता है कि किसी जंक्शन मतलब संधि की ओर आने वाली तथा जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग क्या होता है? शून्य होता है। तो जब बीजगणित योग शून्य होगा इसी को कहेंगे किसी भी जंक्शन पर आने वाली तथा जाने वाली समस्त जितनी भी करंट है उनका जो अलजेब्रिक सम होगा वो जीरो होगा। और जब अलजेब्रिक सम जीरो होगा इसका मतलब ये होगा कि यदि यहाँ से करंट I1 इंटर कर रही है इस पॉइंट पर, इसी पॉइंट को हम कहेंगे जंक्शन। क्या कहेंगे दोस्तों? जंक्शन। तो जंक्शन मतलब कि ये हो जाएगा संधि, और इस संधि की ओर आने वाली I1 करंट और यहाँ से I2 करंट, I3 करंट, I4 करंट यहाँ बाहर निकल रही है, I1 करंट अंदर आ रही है अंदर की ओर, यहाँ पर लिखते हुए अंदर की ओर, I2 करंट भी अंदर की ओर इंटर कर रही है, I3 करंट भी अंदर की ओर इंटर कर रही है, और I4 जो करंट है ये बाहर की ओर जा रही है। उसके बाद I5 करंट भी बाहर की ओर जा रही है, I6 करंट भी बाहर की ओर जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जंक्शन की ओर आने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणित योग होगा ये शून्य होगा। इस पॉइंट पर जो करंट का मान होगा ये क्या हो जाएगा? I = 0 हो जाएगा। तो इस नियम को याद करने के लिए आपको यहाँ पर इस पॉइंट को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है जंक्शन की ओर आने वाली व जाने वाली। तो आने वाली और जाने वाली जो टोटल करंट है उसका अलजेब्रिक सम 0 होगा। ठीक है, इसे आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। इस नियम को किसी जंक्शन की ओर आने वाली तथा जाने वाली समस्त धाराओं का अलजेब्रिक सम बराबर होता है, मतलब बीजगणित योग बराबर होता है। या आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, कहीं पर में आपको यह मिलेगा कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो जो इनकमिंग करंट है इसे कह सकते हैं आप इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग करंट, ठीक है। जब आप ये सर्किट कहीं पर भी देखते हैं और इस सर्किट के बेस पर क्वेश्चन यदि दिया है, आपको ये समझना है कि जो समीकरण I का जो मान है ये 0 होगा। अब 0 कैसे होगा? इस पॉइंट पर जितनी भी करंट आपको मिलेगी ये 0 होगा। इस पॉइंट पर जितनी भी करंट आएगी वो सब 0 हो जाएगी। कब होगी? तो जब समीकरण I जो होगी मतलब कि I1 का मान प्लस I2 का मान प्लस I3 का मान अप टू ये होगी टोटल 0। अब इस मान को हम शॉर्टकट में लिखें तो समीकरण I लिखना होगा, मतलब इसको टोटल I के रूप में रिप्रेजेंट करना होगा। जब आप इसे टोटल I के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तब इसे आप समीकरण I लिख सकते हैं, और जब समीकरण I लिखेंगे तब ये टोटल 0 हो जाएगी। तो यही बात है कि आने वाली धारा और जाने वाली धारा का बीजगणित योग कितना होता है? 0 होता है। इसका मतलब यही है, ठीक है। समीकरण I क्या हो गया? 0 हो गया। अब ये समीकरण I जो है I1 + I2 + I3 फिर प्लस लगाएंगे, इसमें आने वाली जो धारा होगी, आने वाली करंट ये होगी पॉजिटिव, और जाने वाली जो करंट होगी, जाने वाली करंट ये होगी नेगेटिव। ठीक, इतना समझ में आ रहा है सभी को? अब इसको दूसरे फॉर्म में हम लिखते हैं तो समीकरण I = I1, क्योंकि I1 जो करंट है वो कौन सी है? अंदर की ओर आने वाली करंट है, इसलिए सामने क्या है? कुछ नहीं मतलब प्लस है। उसके बाद I2 भी प्लस है क्योंकि ये आने वाली करंट है, I3 भी प्लस है क्योंकि ये आने वाली करंट है। अब I4 जो करंट है ये बाहर जाने वाली करंट है, बाहर जाने वाली करंट, और बाहर जाने वाली जो करंट है वो हमेशा क्या होती है? यहाँ पर नेगेटिव होती है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर प्लस तो लगा दिए, लेकिन यहाँ पर माइनस अंदर हमें लगाना होगा। तो हम -I4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? -I4 लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, वैसे ही -I5 लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करके फिर -I6 लिखेंगे। तो टोटल करंट क्या लिखेंगे हम? 0। ये आप इस तरीके से इसे सिद्ध कर सकते हैं। दूसरा ये जो है फंक्शन इसका कि जंक्शन की ओर आने वाली तथा जंक्शन की ओर जाने वाली समस्त धाराओं का
अब वोल्टेज सोर्स में आपने यहाँ पर एक बैटरी शिफ्ट किया, उसके बाद R1 एक रेजिस्टेंस है, R2 दूसरा रेजिस्टेंस है, R3 तीसरा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर R1 में जो करंट फ्लो होगी वो कौन सी होगी? I1 करंट फ्लो होगी। फिर R2 में जो करंट फ्लो होगी वो I2 करंट फ्लो होगी, क्योंकि यहाँ से जो करंट है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक तो एक लाइन नीचे हो जाएगी आगे की ओर और दूसरी लाइन नीचे की ओर हो जाएगी। यहाँ पर करंट डिवाइड हो रही है, ये इसके लिए क्या हो जाएगा? जंक्शन हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा? ये जंक्शन हो जाएगा। संधि होगा कि नहीं? इसके लिए जंक्शन हो जाएगा। अब आगे पूछेंगे कि ये R3 जो है इसमें I3 करंट फ्लो होने लगेगी। तो यहाँ पर हमें यदि इस सर्किट में हमें I1 निकालना हो या I2 निकालना हो तो हम कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। तो हमें फार्मूला क्या लगाना होगा? इसमें लगाना होगा KCL, किरचॉफ का करंट का नियम लगाना होगा। ठीक है, किरचॉफ के करंट के नियम के इफेक्ट की बात करें तो ये जो सर्किट है वो AC और DC दोनों में यूज होता है। चाहे आप AC सर्किट यूज करें चाहे आप DC सर्किट यूज करें, दोनों सर्किट में आप इसे यूज करें। उसके बाद है आवेश संरक्षण के नियम पर काम करता है, क्योंकि ये जो नियम है KCL, किरचॉफ का करंट लॉ, ये आवेश संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। उसके बाद है तीसरा जो पॉइंट है इसमें कि लीनियर और बाइलेटरल होता है। मतलब ये लीनियर सर्किट होता है, लीनियर और नॉन लीनियर दोनों, मतलब कि रेखीय और अरेखीय दोनों होता है। रेखीय का मतलब होता है एक ही लाइन पर चलने वाला, जैसे कि ओम का नियम देखेंगे, वोल्टेज और करंट के बीच में यदि आप एक ग्राफ खींचते हैं तो ये सीधी लाइन है। मतलब जिस अनुपात में वोल्टेज बढ़ेगा उसी अनुपात में करंट भी बढ़ता है। तो इसी का हम क्या कहते हैं? लीनियर कहते हैं, मतलब रेखीय कहते हैं। तो यहाँ पर भी यही चीज आपको रिप्रेजेंट करके बताया गया है कि ये जो KCL होता है ये लीनियर मतलब रेखीय और नॉन लीनियर मतलब कि अरेखीय दोनों होता है। लीनियर आपको समझ में आया? तो लीनियर का मतलब होता है रेखीय। रेखीय में दोनों का जो अनुपात होता है, मतलब कि वोल्टेज का अनुपात और करंट का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है, इक्वल। मतलब जिस अनुपात में, जैसे कि मान कर चलते हैं 2 वोल्ट यदि बढ़ता है तो 2 एम्पीयर की भी करंट बढ़ेगी, मतलब दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? समान होगा। इसे कहते हैं हम लीनियर, मतलब कि रेखीय। नॉन लीनियर का मतलब ये होता है जैसे कि ये 2 वोल्ट है और ये 1 वोल्ट है, मतलब कि 2:1 हो गया, ये क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर हो जाएगा, मतलब कि वोल्टेज का अनुपात ज्यादा है और करंट का अनुपात कम है, तो ये हो जाता है। अब इसमें देखेंगे आप ये जो सर्किट है, इस सर्किट को लीनियर और नॉन लीनियर दोनों सिस्टम में आप यूज कर सकते हैं। ये इसके तीन इफेक्ट हैं, AC और DC दोनों में काम करता है। ठीक है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, जैसे आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़े होंगे। ठीक है, KVL पढ़ेंगे तो वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, लेकिन जो KCL है ये आवेश के संरक्षण पर आधारित होता है और ये लीनियर और नॉन लीनियर दोनों में यूज किया जाता है। तो इस तरीके से आप किरचॉफ के करंट का नियम आप याद कर सकते हैं। इसमें आपको इस पॉइंट को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, मतलब इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। और जब भी किसी सर्किट को सॉल्व करेंगे तो जो इनकमिंग करंट होगी उसको हमेशा पॉजिटिवली लेना है आपको, मतलब वो ऐड होते जाएगी। और यदि नेगेटिव भी करंट है, आउटगोइंग जो करंट है मतलब सर्किट से बाहर निकल रही है, तो वो हो जाएगी नेगेटिव। कैसे? चलिए ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल को हम समझते हैं। एग्जांपल में आप देख रहे हैं यहाँ 8 एम्पीयर की करंट है, यहाँ पर 4 एम्पीयर करंट, मतलब 8 एम्पीयर की धारा यहाँ इंटर कर रही है और यहाँ पर 4 एम्पीयर की धारा इंटर कर रही है। चलिए हमें निकालना है I1 और I2 का मान। यदि हम I1 और I2 का मान निकालना चाहते हैं तो हमें पूरे सर्किट को अच्छे से देखना होगा। सर्किट में 2 रेजिस्टेंस लगी हुई है, एक है ऊपर रेजिस्टेंस और दूसरा है नीचे रेजिस्टेंस। यदि इसका नाम हम R1 दे दें और इसका नाम R2 दे दें समझने के लिए। चलिए नीचे एक करंट सोर्स लगा हुआ है 6 एम्पीयर का, इसे क्या कहेंगे हम? करंट सोर्स। क्या कहेंगे इसे हम? करंट सोर्स। ये जो करंट सोर्स है 6 एम्पीयर का, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे किसी भी सर्किट को, क्योंकि जब तक करंट सोर्स से करंट नहीं मिलेगा किसी सर्किट को तो वो सर्किट चालू होने वाली नहीं है। यहाँ से जैसे ही आप करंट फ्लो करेंगे ये 6 एम्पीयर की करंट जब इस जंक्शन पर आकर मिलेगी, जैसे हम यहाँ पर इस जंक्शन की बात कर रहे हैं ना,
ओर आने वाली जितनी भी करंट है ये इस जंक्शन की ओर करंट पहुंची। अब यहाँ से इस R2 में 3 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है, तो ये 6 एम्पीयर की करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। पहला पार्ट हो जाएगा 3 एम्पीयर और दूसरा पार्ट हो जाएगा 3 एम्पीयर। तो यहाँ से करंट जब 3 एम्पीयर में डिवाइड हो गई तो R2 में कितनी करंट फ्लो होने लगी? 3 एम्पीयर की। अब ऊपर 3 एम्पीयर जाएगी और साइड से यहाँ पर R2 में 3 एम्पीयर जाएगी। अब ये 3 एम्पीयर की जो करंट है ना ऊपर इस जंक्शन पर पहुंचेगी। अब इस जंक्शन के ऊपर की ओर से 4 एम्पीयर की करंट पहले से आ रही है और यहाँ से 3 एम्पीयर की करंट पहुंची, तो टोटल कितनी हो गई? 7 एम्पीयर हो गई। अब यहाँ 7 एम्पीयर में इस जंक्शन से देखेंगे तो 5 एम्पीयर की करंट बाहर निकल रही है। तो यदि आप 7 एम्पीयर में से 5 एम्पीयर को घटाएंगे तो आपका बचेगा 2 एम्पीयर। तो ये 2 एम्पीयर की जो करंट है ये R1 में फ्लो होगी, मतलब I1 का जो मान होगा वो कितना होगा? 2 एम्पीयर होगा। I1 का मान कितना होगा? 2 एम्पीयर होगा। तो ये I1 का मान हो गया अभी 2 एम्पीयर। ठीक है, कितना क्लियर हो गया? हमें I1 का मान निकल गया, 2 एम्पीयर हमने निकाल ली। अब देखेंगे कि ये इस पॉइंट पर मतलब इस जंक्शन पर इस संधि पर ऊपर से 8 एम्पीयर की करंट आ रही और इधर से 2 एम्पीयर की करंट जा रही। तो ये दोनों टोटल हो गया 10 एम्पीयर। हुआ कि नहीं? 8 और 2 को जोड़ेंगे आप तो 8 एम्पीयर की करंट प्लस 2 एम्पीयर की करंट टोटल 10 एम्पीयर हो जाएगी। अब आपको ये 10 एम्पीयर की जो करंट है यहाँ पर हमें I2 ही निकालना है। अब हम डिसाइड कैसे करेंगे कि 10 एम्पीयर से कितने एम्पीयर की करंट यहाँ से माइनस करें? तो देखिए आप यहाँ से इस पॉइंट पर देखेंगे तो यहाँ से R2 में 3 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है। अब यहाँ पर 3 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है, इसको बनाना है हमें 6 एम्पीयर। तो इसे हम 6 एम्पीयर बनाना है तो क्या करेंगे? इसमें 10 एम्पीयर से हमें 3 एम्पीयर को लेना पड़ेगा। तो 3 एम्पीयर को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर I2 का मान निकल जाएगा 7 एम्पीयर। ठीक है, अब हमारा I2 का मान निकल गया 7 एम्पीयर। हमने 3 एम्पीयर किसको दे दिए? तो 3 एम्पीयर दे दिए इस पॉइंट पर। जब 3 एम्पीयर इस पॉइंट पर एंटर करेगी तो 3 + 3 6 एम्पीयर हो जाएगी और यही 6 एम्पीयर की जो करंट है ये करंट सोर्स पर फ्लो होने लगेगी। तो इस तरीके से पूरे सर्किट को हमने जज कर लिया और इस तरीके से KCL लगाया जाता है। यहाँ पर I1 का मान निकालना है, बहुत इजी है। I2 का मान निकालना है, बहुत इजी है। यदि आपको कहे कि यहाँ पर इस पॉइंट पर इस जंक्शन पर कितनी करंट फ्लो होगी तो भी निकाल सकते हैं, 6 एम्पीयर करंट फ्लो होगी। इस जंक्शन पर कितनी एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है तो आप बता सकते हैं 10 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही कि नहीं? 8 एम्पीयर ऊपर से और 2 एम्पीयर साइड से, टोटल कितनी होगी? 10 एम्पीयर होगी। इस पॉइंट पर कितनी एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है? 7 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है। इस पॉइंट पर कितनी एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है? 6 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है। फिर 6 एम्पीयर करंट इधर डिवाइड हो गई और इधर 3 एम्पीयर डिवाइड हो गई। तो इस तरीके से KCL लगाकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं, यही फॉर्म में आते हैं। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन का एक प्रारूप है। आप यहाँ पर भी यदि मैं आपको बोलूँ कि I1 का मान यहाँ पर निकालिए आप और I2 का मान निकालिए, आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। यदि मैं आपको दे दूँ कि 6 वोल्ट यहाँ पर लगाया आपने, ठीक है, आप I1 और I2 का मान निकालिए तो आप निकाल सकते हैं कि R2, R3 और R1 का मान मैं यहाँ पर दे दूँ तो कैलकुलेशन करके आप ऐसे नेटवर्क से I1, I2 का मान निकाल सकते हैं। इसमें यदि आप देखेंगे तो करंट डिवाइडिंग का एक रूल होता है और एक होता है वोल्टेज डिवाइडिंग रूल। मतलब कि पैरेलल में आपको 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो आप कैसे उसमें रेजिस्टेंस का मान निकालेंगे, करंट का मान निकालेंगे, कुछ फार्मूले से निकाल सकते हैं। या तो फिर सिंपल आपको लगाना पड़ेगा R = R1 + R2, या तो फिर उसमें वोल्टेज डिवाइडिंग रूल भी लगा सकते हैं। फिर एक करंट डिवाइडिंग रूल होता है, शॉर्टकट रूल है, इस रूल का भी यूज कर सकते हैं आप, CM का भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो KCL है, किरचॉफ का करंट नियम, ये हमेशा आपको याद रखना होगा। यहाँ पर इस वर्ड को आने वाली और जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग 0 होता है। ये दोनों का जो बीजगणित योग होगा इस पॉइंट पर, यहाँ पर आप करंट को चेक करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। उसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, यदि AC सर्किट में आप स्टार पॉइंट बनाते हैं, AC सर्किट में आप स्टार पॉइंट बनाते हैं R, Y और B, और यहाँ से यदि आप
आप एक न्यूट्रल पॉइंट निकालते हैं तो इस पॉइंट पर आपको करीब का जो मान है 0 मिलेगा। मतलब आप इस कंडीशन में यदि ये आर और वाई और बी तीनों में यदि लोड यदि इक्वल है, लोड बराबर है, तो इस पॉइंट पर यदि इस न्यूट्रल वायर को भी आप टच करोगे ना, छूटोगे ना, आपको शॉक नहीं लगेगा। समझ आया आपको? तो ये इसका रिजल्ट यही है, इसका रिजल्ट यही है। ये जो केसीएल का जो नियम है ये इस पर भी लागू होता है। यदि आर फेज में 3 फेज 440 वोल्ट होता है बेटा, पता है आपको? 3 फेज में 440 वोल्ट की सप्लाई में भी यदि स्टार कनेक्शन है और न्यूट्रल जो पॉइंट आप निकालोगे, यदि इसको भी आप टच कर लेते हैं न्यूट्रल पॉइंट को, तो भी आपको शॉक नहीं लगेगा। इसका मेन एग्जांपल ये है केसीएल का नियम। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? इतना समझ में आया सभी को? थैंक यू।